हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, 12th चैप्टर है ये हमारी बुक में। तो फॉरेन ट्रेड सबसे पहले होता क्या है? फॉरेन ट्रेड जिसे हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, जो ट्रेड किसके बिटवीन है? बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई इंडियन रेजिडेंट है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री। ठीक है जी, तो जो सेकंड पर्सन है दैट इज रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री। तो अगर उन दोनों के बीच में कोई ट्रेड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें इंपोर्ट ट्रेड भी आता है और एक्सपोर्ट ट्रेड भी आता है। अगर हम जो गुड्स हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज को कंसाइन करते हैं, दूसरे देशों में हम चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। अगर हम दूसरे देशों से चीज़ मंगवाते हैं, बाय फ्रॉम अदर कंट्री है, ठीक है जी, तो दैट इज नोन एज क्या? इंपोर्ट ट्रेड। उसे हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट ट्रेड कहा जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रॉबर्टसन ने तो यहाँ तक कहा है कि फॉरेन ट्रेड इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इंजन है दैट इज़ फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी, देन क्यों कहा गया इसे इंजन? क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड है ये नेचुरल रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने में मदद करता है। किसी भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज जो है अबंडेंस में होते हैं। अब उस कंट्री की उतनी डिमांड नहीं है कि उनको प्रॉपर यूज़ किया जा सके, बट अगर वो कंट्री फॉरेन ट्रेड करती है या एक्सपोर्ट करती है तो वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करेगी और उसका जो बेनिफिट है दूसरे देशों को भी देगी। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेड है वो हमें टेक्निकल नो हाउ इंपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी टेक्निकल नो हाउ में भी उतनी डेवलप ना हो तो वो दूसरे देशों से टेक्निकल नो हाउ जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरे देशों से कैपिटल, मशीन्स, रॉ मटेरियल भी बाय करने में, इंपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है जी, तो इस तरह से मतलब कि कोई किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया का ट्रेड कैसा था? बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडिया था दैट वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो जैसा उनका पैटर्न था उसी अकॉर्डिंग ही हमारा फॉरेन ट्रेड था। ठीक है, तो हम लोग जो फॉरेन ट्रेड करते थे वो ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को करते थे। और हम लोग पता क्या ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या करते थे? हम लोग ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और इंपोर्ट क्या करते थे? हम लोग फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे। पॉइंट क्लियर है? तो मतलब कि उस टाइम पे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट थे वो इंपोर्ट किए जाते थे क्योंकि हमारी जो कंट्री थी वो प्राइमरी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्री थी, हमारे पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, हम लोग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते थे, तो हम लोग क्या करते थे? फिनिश गुड्स जो है उनको इंपोर्ट करते थे। अब पॉइंट ये अराइज होता है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम क्या था बिफोर इंडिपेंडेंस? तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। 1834 जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था दैट वाज 186 करोड़। 1939 में ये 321 करोड़ हो गया। ठीक है, और इसमें जो एक्सपोर्ट है 169 करोड़ है और इंपोर्ट क्या 152 करोड़ है। अब जब बात आ गई 47-48 की, ये तो 34 की बात है, मतलब नियर अबाउट सेंचुरी के बाद जो फॉरेन ट्रेड है वो कितना हो गया? 792 करोड़ हो गया। ये बिफोर इंडिपेंडेंस ही है।
कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग किन चीज़ों की फॉरेन ट्रेड करते थे। तो उस टाइम पे जो हम लोग ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करते थे वो रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थी। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल हो गए, रॉ कॉटन हो गया, तो हम इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है जी, रॉ कॉटन हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, तो इन चीज़ों की हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। फिर इंपोर्ट किस चीज़ की करते थे, हम इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और आ गई फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, मशीन्स आ गई, आयरन एंड स्टील आ गई। तो हम लोग इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे, आयरन एंड स्टील। फिर क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो काफ़ी चेंजेस आए। चेंजेस क्या आए कि जो हमारा इंपोर्ट था, ठीक है, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे और जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, दोनों में चेंजेस आए। ठीक है, जो रॉ मटेरियल पहले 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट था वो 31% हो गया, और जो फिनिश्ड गुड्स थी पहले हम लोग क्या करते थे, 30% करते थे, अब उनका राइज होके 49% एक्सपोर्ट हो गया। मीन्स हमने फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट करने शुरू कर दी। कब? वर्ल्ड वॉर के बाद और 47 से पहले। अगर हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मींस किन किन कंट्रीज के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड होता था, तो उस टाइम पे बिकॉज वी वर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट 34% जो एक्सपोर्ट और 31% जो इंपोर्ट था दैट वाज फ्रॉम इंग्लैंड। इसके अलावा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उसमें हम कह सकते हैं कि 21% फ्रॉम बर्मा, कनाडा, ठीक है, श्रीलंका, और जो इंपोर्ट था दैट वाज 10%। इंपोर्ट सिर्फ 10% इन कंट्री से था और 21% इन कंट्री से एक्सपोर्ट होता था। तो जो मेजर पार्ट था दैट वाज फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, अब हम बात करें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उस टाइम पे सरप्लस ही था। सरप्लस का मतलब ये है कि जो हमारा एक्सपोर्ट था दैट वाज मोर देन इंपोर्ट। ठीक है जी, 1939 में जो हमारा सरप्लस था वो 17 करोड़ रुपीस था। ठीक है, 46-47 में कितना हो गया सरप्लस, 31 करोड़ रुपीस हो गया। तो सरप्लस था उस टाइम पे, हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो इंपोर्ट से ज़्यादा थे। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करते हैं, इन 1947 मतलब जो फॉरेन ट्रेड 792 करोड़ रुपीस का था वो 1951 में 1250 करोड़ का हो गया। मींस काफ़ी चेंज आया। क्यों चेंज आया? क्योंकि जो हमारा ट्रेड था अब कुछ कंट्रीज़ के साथ नहीं था। ठीक है, एक तो इंडस्ट्री बहुत डेवलप होगी। इंडस्ट्री प्रोग्रेस होने की वजह से क्या हुआ कि हम लोग कुछ लिमिटेड गुड्स की ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते थे। हमारी जो गुड्स हैं, क्वांटिटी है, नंबर ऑफ गुड्स जो हैं वो राइज होगी, और जिनके साथ हमने ट्रेड करना था नंबर ऑफ कंट्रीज़ वो भी पहले से बढ़ गई, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड में काफ़ी राइज हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो कंपोजिशन में काफ़ी चेंज आई। पहले हम लोग क्या था, सिर्फ ट्रेडिशनल गुड्स में ही फॉरेन ट्रेड करते थे। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने मॉडर्न गुड्स में भी जो है फॉरेन ट्रेड करना शुरू कर दिया। जब हम मॉडर्न गुड्स की बात करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, रेडीमेड गारमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो हमने इनमें क्या किया, फॉरेन ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब चेंज इन द कंपोजिशन, तो इंडिया के जो भी कंपोजिशन में चेंजेस आई हैं, सबसे पहली चेंज क्या आई है, डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन टोटल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्यों चेंज आया, क्यों डिक्लाइन हुआ? पहले तो डिक्लाइन कितना हुआ, इन 1991 जो हमारे पास डाटा दिया है दैट इज़ 19.41% जो था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था टोटल एक्सपोर्ट्स में।
ठीक है। फिर 2017-18 में ये कितना रह गया, सिर्फ 12.2%। ये जो डिक्लाइन हुआ क्यों हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो डिमांड है वो इंडिया में राइज होगी। क्यों राइज होगी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से इंडिया में ही डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन कर गया। ठीक है जी। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर्स ऑफ कन्वेंशनल आइटम, जो कन्वेंशनल आइटम था वो भी डिक्लाइन कर गया। जो पहले 41% ऑफ टोटल ट्रेड था, अब वो 13.9% रह गया। ऐसा क्यों हुआ, वही सेम रीज़न, क्योंकि डोमेस्टिक जो है डिमांड पहले से बढ़ गई। जब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई, इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, तो क्या हुआ, हम लोगों ने एक्सपोर्ट पहले से डिक्लाइन कर दिया। इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स, तो जैसे इंडस्ट्री डेवलप हुई, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, तो उससे क्या हुआ, मैन्युफैक्चर गुड्स का जो है एक्सपोर्ट पहले से बढ़ गया। ठीक है जी। तो जो एक्सपोर्ट था, ठीक है, पहले 56% था। कब की बात है ये, 1970-71 की, और अब ये कितना हो गया, 72.3% हो गया 2017-18 में। ठीक है। ये क्यों राइज हुआ, बिकॉज इंडस्ट्री डेवलप होगी, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, जिससे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का शेयर पहले से राइज हो गया। ठीक है जी। तो जो जेम्स थे रेडीमेड गारमेंट्स थे, इनका भी मतलब कि एक्सपोर्ट पहले से राइज हो गया। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी, वो टोटल मर्कंडाइज, जितनी भी इंडिया की मर्कंडाइज्ड गुड्स थी, उसका कितना हो गया, सेकंड प्लेस पे कौन आ रहा है, जेम्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स। इतना ज़्यादा इन चीज़ों का एक्सपोर्ट शुरू हो गया। ठीक है। इसके अलावा चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की कंपोजिशन में भी चेंजेस है। कंपोजिशन में कैसे, पहले जो कॉफ़ी, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू एंड फिश, ठीक है, इनका हमें एक्सपोर्ट बताया गया है 1991 में 252 करोड़, 263 करोड़ एंड 960 करोड़। और ये जो है 2017-18 तक इनका एक्सपोर्ट कितना हो गया, 6020 करोड़ एंड 47,640। कंपोजिशन में भी चेंजेस आई है, क्वांटिटी वॉल्यूम में भी काफ़ी चेंजेस आई हैं। इसके अलावा राइस का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो पहले 462 करोड़ था वो 49,840 करोड़ हो गया। ये क्यों हुआ, इतना राइस कैसे आया, बिकॉज ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो है चेंज इन एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड हुआ है, और बहुत अच्छा चेंज हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, उनका एक्सपोर्ट भी पहले से राइज हो गया। ठीक है। 1991 में 948 करोड़ था। ठीक है। 2017-18 में 2,41,380 करोड़, कितना ज़्यादा राइज हुआ है, किसका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। ठीक है जी। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग गुड्स थी, हैंडीक्राफ्ट था, ठीक है, और लेदर प्रोडक्ट्स थे, इनके एक्सपोर्ट में भी काफ़ी चेंज आया, काफ़ी राइज हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है। अब वो कह रहा है कि 1990 में जो इनका एक्सपोर्ट था, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स हो के, हैंडीक्राफ्ट हो के, लेदर प्रोडक्ट हो के, दैट वाज 948 करोड़। ठीक है जी। तो 2017-18 में कितना हो गया, 5,07,390 करोड़। मतलब कितने गुना और कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता गया, वैसे वैसे सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ी, और सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी इंडिया में काफ़ी हुआ। सर्विसेज में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की,
कंसल्टेंसी सर्विसेज की और अदर इंफॉर्मेशन की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट कितना हुआ इनका सर्विसेज का, वो टोटल का 39.2% सर्विसेज ही एक्सपोर्ट करने लग गए आप लोग। मतलब काफ़ी चेंज आई है इंडिपेंडेंस के बाद एक्सपोर्ट में। ठीक है जी, जैसे एक्सपोर्ट में काफ़ी चेंजेस आई हैं तो इंपोर्ट की कंपोजिशन में भी काफ़ी चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की इंपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया उसमें। ठीक है जी, डाउनफॉल क्या आया है कि जो पहले 15.4% इंपोर्ट थी 1991 में, वो 5.02% रहेगी 2017-18 में। तो कहने का मतलब ये है कि इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं, इंपोर्ट में भी काफ़ी डाउनफॉल आया है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंजॉय फर्स्ट प्लेस इन द इंपोर्ट्स। ठीक है, तो हाँ जी 2000 हम लोग बात करते हैं 1990-91 की, तो जो 10,816 करोड़ था वो 2017-18 में 7,320 करोड़ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा राइज़ किया। क्यों राइज़ किया? क्योंकि डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ गई। डिमांड क्यों बढ़ी? एक तो इंडस्ट्री डेवलप होगी, दूसरा लोगों ने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड बढ़ी तो इंपोर्ट जो है पहले से बढ़ गया। ठीक है, अब बात हो इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। वो कितना इंक्रीज हुआ? जो पहले 1991 में जिसकी डिमांड 75.8% थी इन दोनों चीज़ों की, रॉ मटेरियल की और इंटरमीडिएट गुड्स की, वो कितनी होगी? 81.6% होगी। तो इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स है उनका इंपोर्ट पहले से राइज हो गया। इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स की डिमांड भी पहले से राइज हुई है। ठीक है, इनकी डिमांड पहले से, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप होगी तो इंडस्ट्री के लिए हमें मशीनों की ज़रूरत थी, तो मशीन्स का इंपोर्ट हुआ। तो इट मीन्स क्या हुआ? इंडस्ट्री के लिए मशीन्स की ज़रूरत थी, तो मशीनों के इंपोर्ट का मतलब कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट पहले से राइज हो गया। देन केमिकल फर्टिलाइजर्स भी राइज हुए। 1990-91 में 1766 करोड़ थे, 2017-18 में 34,650 करोड़ हो गए। तो काफ़ी मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी राइज हुआ है। नाउ द पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। इसमें जो है क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा डाटा याद रखना है। ठीक है, पॉइंट्स तो करने ही है कि अगर राइज हुआ तो क्यों हुआ, वो भी आपने साथ साथ बताना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड में भी काफ़ी चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो जब हम इन कंट्रीज़ की बात करते हैं, इसमें एक तो EU यूरोपियन यूनियन आती है। ठीक है, दूसरा आता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, तीसरा आता है इसमें ओशनिया। ठीक है, अब इसमें आगे जो कंट्रीज़ हैं, इसमें आगे UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आ गया USA, कनाडा। ठीक है, इसमें आ गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। तो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो लास्ट 37 ईयर्स में जो इसमें एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, पहले से डिक्लाइन ही किया है। पहले अगर 46.6% था तो 39.4% रह गया। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट भी पहले से डिक्लाइन ही हुआ है। ठीक है,
सेकंड आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री OPEC, इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक आते हैं। तो इनका जो एक्सपोर्ट 1980-81 में 11.1% था, वो 2017-18 में 14.6% हो गया, मीन्स ही पहले से राइज हुआ है। और जो इंपोर्ट पहले 16.3% था, वो 23.5% हो गया, यानी कि इनके साथ जो हमारा फॉरेन ट्रेड राइज हुआ है यहाँ पे फॉल किया है। ईस्टर्न यूरोपन, तो यहाँ पे 1980-81 में जो मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट्स थे 22.1% थे, और ये अब पता कितने हैं, सिर्फ 2017-18 में जब डाटा कलेक्ट किया गया तो सिर्फ 1% रह गए। ठीक है, इंपोर्ट जो पहले 10.3% थे अब 2.8% हो गए। डेवलपिंग कंट्रीज़, तो जब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो फॉरेन ट्रेड है वो काफ़ी राइज हुआ है। ठीक है, तो 1980-81 में जो पहले 19.2% था, वो 2017-18 में 44.1%, यानी कि बहुत ज़्यादा मीन्स राइज हुआ है। किसके साथ? डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो डायरेक्शन में भी काफ़ी चेंजेस आई हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, तो हमने किया था अभी कि जो बिफोर इंडिपेंडेंस है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस था। ठीक है, मीन्स हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, इंपोर्ट कम थे। पर अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें तो जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज़ नेगेटिव, मीन्स इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। सिर्फ 1972-3 में, ठीक है, 1976-7 में जो था हमारा सरप्लस था। ठीक है, 104.72 करोड़, ठीक है ना, रुपीज़ का सरप्लस था। उसके बाद डेफिसिट ही डेफिसिट जा रहा है। ये डेफिसिट क्यों राइज कर रहा है? तो इसमें हम ले सकते हैं कि फर्स्ट रीज़न ये है कि हम लोग मशीन्स की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। सेकंड रीज़न ये है कि हम वॉर इक्विपमेंट की इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। थर्ड ये है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट बहुत करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नेगेटिव जा रहा है। और जो एक्सपोर्ट है वो पहले से कम हो गया, लेस एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक्सपोर्ट की डिमांड जो है वो भी पहले से कम हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव जा रहा है। इंडिया के फॉरेन ट्रेड की अगर हम फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर यही है कि इंडिया का जो शेयर इन GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है वो पहले से राइज कर रहा है। इन 1950-51 में जो इंडिया का शेयर था दैट वाज 12% ऑफ द GNP, और 2017-18 में ये बढ़ के हो गया 32.8%। ठीक है, बट जो इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर देखें, वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का फॉरेन ट्रेड का शेयर बहुत कम है। ठीक है, 1951 में जो इंपोर्ट का हमारा शेयर था 1.8% था, सॉरी एक्सपोर्ट का 1.8% था, इंपोर्ट का 2% था। 2017-18 में ये एक्सपोर्ट हो गया 2% और ये हो गया 2.6। अगर हम देखें तो राइज तो की है, बट ओवरऑल इंडिया मतलब वर्ल्ड ट्रेड में हमारा जो शेयर है दैट इज वेरी लेस। ठीक है, इसके अलावा ओशियन ट्रेड है 70%। ठीक है, 70% बाय सी रूट है। सी रूट का मतलब ये है कि सिर्फ हम लोग ओशियन कंट्रीज के साथ ज़्यादा ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज़ है नेपाल, अफ़गानिस्तान, वर्मा, इनके साथ हमारा ज़्यादा ट्रेड नहीं है। सी रूट से ही हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो डिपेंड हैं वो फ्यू पोर्ट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से? जैसे मुंबई का हो गया, कोलकाता हो गया,
ठीक है, एंड चेन्नई हो गया। तो मीन्स ओवरऑल देखें तो ज़्यादा हमारे जो फॉरेन ट्रेड की इतनी डेवलपमेंट नहीं है, और ज़्यादा हम पोर्ट्स पर भी डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये जो पोर्ट्स हैं ज़्यादा बिजी रहते हैं। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ज़्यादा पोर्ट्स को डेवलप करने की प्लानिंग तो की है। ठीक है जी। अब हम बात करें इंडिया के वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड की। इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू, तो वैल्यू में कितना इंक्रीज आया, 1948-49 में फॉरेन ट्रेड 790 करोड़ था, और 2017-18 में ये हो गया 49,57,548 करोड़। कितने ज़्यादा मल्टीपल राइज हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही राइज की हैं। चेंज इन कंपोजिशन, कंपोजिशन हम कर चुके हैं कि कंपोजिशन में भी काफ़ी चेंज आया है। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग रॉ मटेरियल ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। अब हमने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भी जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हमारे इंडिया में जो है इंडस्ट्रीज़ पहले से डेवलप हो चुकी हैं। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में भी चेंज आया। जो हमने अभी किया है कि जो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कि कुछ कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमने जो है ज़्यादा बिजनेस करना शुरू कर दिया, फॉरेन ट्रेड करना शुरू कर दिया एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था कि हम लोग ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ ही फॉरेन ट्रेड करते थे। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि डायरेक्शन में भी चेंज आ गया। डिपेंडेंट ट्रेड, तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड बिफोर इंडिपेंडेंस जो था वो शिपिंग कंपनीज पर, इंश्योरेंस कंपनीज पर काफ़ी डिपेंडेंट था। बट अब क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने काफ़ी मतलब की है इंश्योरेंस कंपनीज को काफ़ी डेवलप किया है। बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज आके आई हैं। इसके अलावा कार्गो शिप्स जो है इंडिया में बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हो सके। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी बनाई है, उसमें जो फॉरेन ट्रेड का कंट्रोल है उसको काफ़ी रिमूव करने की कोशिश की है ताकि फॉरेन ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। तो फॉरेन ट्रेड अगर हम ओवरऑल देखें तो पहले से तो काफ़ी बेहतर है, बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो लेसन है इसकी अगली वीडियो में जो रह गया, जो भी चैप्टर का है, जैसे मेन इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसकी फीचर्स होगी, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो टॉपिक्स रह गए वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।